ये भाई इजलास होते हैं, इजलास माइक ऑन करने वाला, ऑफ करने वाला, रिकॉर्ड करने वाला, असेंबली के अंदर बोलने वाला, उसके सारे इस इजलास को, ये जो इजलास थी, जो फुटेज मान लेने देना 1 मिनट के लिए शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम एक मिनट रुके तो सही। जमील 1 मिनट रुके, जमील 1 मिनट रुके, ये फुटेज चला दिया। अब देखें आगे सीटें खाली हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वजीर आजम इमरान खान अभी 15 रोज मजीद वजीर आजम रहेंगे और अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने वाजे कह दिया है कि घबराना नहीं है, और यह भी वाजे कह दिया है कि बाहर से सब कुछ प्लान किया गया था। एक मनसूबा बंदी के तहत ये गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की गई, अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश की गई। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज खान साहब, एडिटर इन चीफ नज़ीर लगाई साहब, सीनियर तजज़ियाकार जमील फारूकी साहब। फैसल साहब, पहले आपके पास आता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती, ये एक ऐसा मौजू और मामला है कि बहुत डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अपने मुल्क की खातिर पे कोई बात आती है, मुल्क की हिफाजत के ऊपर, मुल्क की सोवरेनिटी के ऊपर बात आती है, तो हर कोई अपना सर कुर्बान करने को तैयार होता है। ऐसे में अमेरिका, इसका नाम वजीर आजम ने लिया, पहले भी कई मरतबा कई ममालिक में हुकूमतें गिराने में और हुकूमतें लाने में बड़ा किरदार अदा करता रहा है, और CIA एक्टिव रही है हमेशा से। अब हमारे अपने वजीर आजम कह रहे हैं CIA ने ये काम किया है, और ये जो मुनहरिफ अराकीन थे उनसे एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, क्यों मिल रहे थे, क्या काम था। अब क्या वजह है कि इस दफा नेशनल सिक्योरिटी की जब थ्रेट हुई है तो हर कोई खामोश है और सिर्फ PTI आवाज उठा रही है। देखिए, एक बहुत ही संजीदा मामला है। शुरू में जब ये मामला आया तो हमारे यहाँ बहुत सारे एंकर्स ने, तजज़ियाकारों ने, मीडिया हाउसेस ने इसको मजाक बनाने की कोशिश की, और ये उस वक्त तक मजाक बनता रहा, इसको संजीदा लेने की कोशिश ही नहीं की। और फिर कहा 2 हफ्ते पुरानी बात है, आज क्यों कर रहे हैं, हमारा एम्बेसडर था, ये था, वो था, तो संजीदा नहीं लिया गया। उस वक्त तक संजीदा नहीं लिया जब तक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हो गई और वहाँ से बयानिया आया, फिर इसको संजीदा लिया गया। और उसके बाद अगले उसी रात को जब अमेरिकन नुमाइंदे को बुलाया गया और उसके हाथ में एहतजाजी खत पकड़ाया गया, फिर इसको संजीदा लिया गया। इस सारे मामले को फिर जिस तफसीलात से बताया इमरान खान ने कि हुआ क्या, कौम से खिताब करके, जाहिर है कि हमारे मुल्क में, बल्कि अमेरिका तो सारी दुनिया के अंदर ऐसा करता रहा है, हुकूमतें चेंज करता है, हुकूमतें रजीम चेंज करता है, प्राइम मिनिस्टर्स को हिट कर देता है। फिर यहाँ पे खान लियाकत अली खान शहीद हो चुके हैं, उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जिक्र किया, किस तरह से उन्हें हटाया गया। और इस वक्त पिछले कुछ अरसे से इमरान खान साहब जिस अंदाज के अंदर मुस्लिम उम्मा से मुतालिक मामलात को देख रहे थे, कर रहे थे, जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकारीर कर रहे थे, किस तरह से लीडरशिप वाली चीज़ों को लेकर आगे चल रहे थे, और फिर उन्होंने कहा, उनकी हुकूमत के वज़रा ने कहा कि उनकी जान को ख़तरा है। इस सारे सिनेरियो के अंदर उस खत के जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर अदम एतमाद की तहरीक का हवाला दिया गया, और ये बात थी कि अपोजिशन के रहनुमा अमेरिकन से मिल रहे हैं, उनकी मुलाकातों की डिटेल्स आ गई, उन अरकान असम्बली से मिल रहे हैं, उनकी डिटेल्स आ गई। तो ये साजिश जो थी पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके सामने आ गई, और उन्होंने इसकी मजम्मत की, और फिर हुकूमत ने तय किया। अब ये सारी चीजें, तो जाहिर है कि हर पाकिस्तानी डर गया कि इमरान खान की जान को खतरा है, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ये करना चाहता है, इस तरह से वो इस तरह से पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है, ये सारी चीजें थी। लेकिन अपोजिशन का भी एक नुक्ता नजर है, उनका नुक्ता नजर ये है कि वो महंगाई और बेरोजगारी और इससे तंग है, और पूरी कौम वाकई तंग थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उसके ऊपर फिर ये कि सारी दुनिया के अंदर महंगाई है तो पाकिस्तान में भी है, तो नैरेटिव कभी भारी और कभी हल्का होता था। लेकिन ये राइट तो अपोजिशन को जाता है कि वो एहतजाज करें, ये राइट उनको जाता है कि महंगाई की बात करें, ये राइट उनको जाता है कि बेरोजगारी की बात करें। लेकिन वो फिर जाके कनेक्ट हो गया अदम एतमाद के अंदर कि नवाज शरीफ साहब ने वहाँ मीटिंगें की हैं और उसके शवाहिद हैं, और फिर शहबाज शरीफ साहब ये कर रहे हैं, और फिर ज़रदारी साहब ये कर रहे हैं, और ये पूरी एक ट्रेल है जो वजीर आजम ने कहा कि ये सब लोग मुलविस हैं। और इसके बाद फिर आज का दिन हम ये देख रहे हैं कि वो किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर सारी जाहिर सी बात है ये मामला चूंकि अब अदालत में चला गया है, तो मेरा सवाल लगारी साहब आपसे है, हर तरह से हम सोच रहे हैं, जाहिर सी बात है अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, अगर तो इस सारे अमल को, जैसा कि आप कह रहे थे, गैर आइनी है, गैर आइनी कह दिया जाता है और इसकी तशरीह हो जाती है, तो फिर क्या ये सारा इकदाम रिवर्स कर दिया जाएगा, होगा क्या, फिर कार्रवाई कैसे होगी सारी? पहली बात तो यही होना चाहिए, और रास्ता भी यही है, और कोर्ट के पास भी यही रास्ता होगा कि वो सब कुछ अनडू करके वापस असम्बली में भेजे और असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो। ये है जो होना चाहिए। अब क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के माइंड को मैंने नहीं पढ़ा है, और वो क्यों बैठे हैं। एक ये सवाल भी उठाया गया कि 203 लाख 2 लाख 3 लाख पता नहीं 10 लाख मुकदमात हैं, और सुप्रीम कोर्ट को यही है कि याद आ गया जब आइन पर हमला हो चुका हो, जब मुल्क की सलामती पर हमला हो चुका हो, और बकौल आपके कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो,
तो फिर सुप्रीम कोर्ट चुप करके बैठे। और मैं कहता हूँ कि अगर है साजिश है और अमेरिका उसमें मुलविस है तो उसका मरकज़ी किरदार जनाब वज़ीर जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं या जो अपने आप को आज वज़ीर आज़म कह रहे हैं, ये उसका मरकज़ी किरदार हैं। और इस तरीके से पाकिस्तान को एक दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई है। इसके नतीजे भी आप लोग देख लेंगे, ये पता चलेगा आपको कि कैसे प्ले किया गया इस पूरे ड्रामे को। और बाद लोगों को बहुत अफसोस होगा बाद में, यार ये खेल हो रहा था और हम उसका हिस्सा बन रहे थे, ये पता चलेगा। राइट, जमील फारूकी, आई लाइक टू कम टू यू। जमील, ये बताइए, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस कानून पे दस्तखत किया था जिसमें कादियानियों को नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर किया गया था और उन्होंने कह दिया था खुद अपनी ज़बान से कि मैं अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर रहा हूँ, इमरान खान ने 3 बड़े ऐसे काम किए जो कि उनके लिए खतरा बन सकते हैं। एक, सऊदी अरब ने उन पर प्रेशर डाला कि इसराइल को मानो, उन्होंने नहीं माना। अमेरिका ने बोला एयरबेस तो जब वो अफगानिस्तान से एग्जिट कर रहे थे, जवाब आया एब्सोल्युटली नॉट। और जो शान रसूलुल्लाह आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने आवाज़ उठाई कि उनका हुर्मत का ख्याल किया जाए, और फिर यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिया का डे रखा गया 15 मार्च को। तो ये 3 चीज़ें वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐसी की हैं जिसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा बनता है, अगर हम हिस्ट्री को देखे जाएं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जमील? वेरी राइट एंड एप्टली समराइज्ड। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिस दौर में थे, अनफॉर्चुनेटली उस दौर में ना तो मीडिया और डिजिटल मीडिया इतना एडवांस था और ना ही ख़बरों के जो रब्त था वो इतना तेज़ था कि आपको और हमको आन की आन में 1 सेकंड में एक ट्वीट के ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिलती है। शायद टेलीविज़न से ज़्यादा ट्वीट इतना इफेक्टिव है कि ख़बरें उसके ऊपर बनती हैं। तो वो उस दौर में मौजूद थे। जो आज के दौर में होते तो शायद उनसे बड़ा लीडर कोई ना होता पाकिस्तान में। तो भुट्टो साहब का तो अपना एक कैरिज्मा है और तभी आज उनका नाम, उनकी पार्टी उनके नाम के ऊपर ही जिंदा है। रही बात इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब ने जिस तरह आपने कहा, ये इमरान साहब के ही दौर में 3 बड़े काम हुए हैं। उसके साथ एडिशनली आप देखिए कि इस्लामोफोबिया के ऊपर जितनी ज़बरदस्त स्पीच उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में की, उसका इम्पैक्ट आया। यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुई और 15 मार्च को एक दिन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। किसी भी मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को अगर एक ग्लोबल लीडर की हैसियत में सामने लेकर आता है तो उसका ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसने किस तरह के डेथ वारंट पर साइन किए, लेकिन पाकिस्तान का शायद भुट्टो के बाद ये दूसरा बड़ा लीडर है जिसने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है। और इसको उसके ऊपर जो कुछ हुआ उसके ऊपर आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑन बोर्ड है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वो वाहिद मेरे ख्याल में दौरे हाजिर का हुक्मरान है जिन्होंने इंडिया को आंखों में आंखें डालकर कहा है कि आज इंडिया के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम के एक मैसेज, एक स्पीच, पार्लियामेंट की कार्रवाई सबको लाइव कट करके दिखाया जा रहा है। क्योंकि छोटी बात तो नहीं है। अब हम ओवरऑल अगर डिस्कशन कर रहे हैं आज की जो हैपनिंग है और शाम में जो कुछ होने जा रहा है, मुझे ये बताइए कि जिस वक्त सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे थे तो यही वजीर आजम थे जिनकी जानिब से कहा गया था कि हम शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात कराना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें इसके ऊपर तशरीह करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये आईनी मामला है, हाउस के अंदर का मामला है, इसलिए हम इंटरवीन नहीं करेंगे, ये आप लोगों का अपना मामला है, आप खुद संभालिए। उसके बाद जब सदारती रेफरेंस भेजा गया उसके ऊपर भी यही कहा गया, ये हाल ही में सदारती रेफरेंस भेजा गया कि हमें इस इंटरप्रिटेशन की तशरीह की जाए, तो उन्होंने कहा कि ये आपका इंटरनल मैटर है, ये आईनी मामला है, खुद पार्लियामान इसके ऊपर फैसला करे और देखे कि क्या करना चाहिए। तो जब तमाम मामलात के ऊपर अदालत उज़्मा ये कह रही है कि ये आईनी मामला है, ये आपका जो पार्लियामान है खुद इसके ऊपर फैसला करे, तो आज जब वो उन्होंने आज खुद नोटिस लिया है तो क्या हुकूमत के पास या अटॉर्नी जनरल के पास वो तमाम बातें नहीं होंगी कि ये देखिए हमने आकर आपसे पहले तशरीह मांगी थी, अगर आप पहले इसके ऊपर तशरीह दे देते इंटरप्रिटेशन की तो आज ये नौबत ना आती, आप कह देते कि हुकूमत अदम एतमाद के जरिए हट जाए, खत्म हो जाता मामला, यानी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला वो उनके फेवर में चला जाता। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान एक चीज बड़ी क्लियर है, आप देखिए कि अगर इसी सूरत हाल में जिसमें डॉलर 185 को हिट कर रहा है, जब आपका पेट्रोल 150 से अब 55 रुपए की मजीद समरी जा चुकी है, उसको हिट कर चुका है, डीजल आपका महंगा है, आपकी रुपए की कदर गिर रही है, महंगाई ने लोगों का जीना दोभर कर रखा था, नौकरियां लोगों के पास नहीं थी। इस सिचुएशन के अंदर अगर तहरीक अदम एतमाद की बजाय ये जो हवा भरी गई है दोबारा इनके गुब्बारे के अंदर, गवर्नमेंट अपने 1.5 साल को मजीद आगे की तरफ लेके जाती, कंप्लीट करती, तो आपको लगता है कि खान साहब दोबारा हुकूमत में आने की पोजीशन में होते? जब पिछले 1.5 महीने के अंदर जो कुछ हुआ है,
क्या इसमें अपोजिशन खुद जिम्मेदार नहीं है कि इन्होंने रॉन्ग प्ले किया है अपने कार्ड को? Right, अगर ये जमील। सही प्ले करते और इनको 5 साल मुकम्मल कर लेने दिए जाते हैं, अच्छा, तो वैसे जितना अब बड़ा ठीक डैमेज है। खुद इमरान खान ने अपने लिए कर लिया था, इससे बड़ा डैमेज कोई और कर सही नहीं है, सकता चलिए, था। आपका point आ अपोजिशन गया। तो मुझे उनके आपका वापस point आ आने गया। में फैसल रिवाइवल में साहब, फैसिलिटेटर अभी जिस तरह करती है। के लगारी साहब ने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल समझे क्राइसिस एक किस्म का है, आइन पर हमला हुआ है, तो अब ये मामला अदालत में है और इसको सारे को आगे देखा जाएगा, तो किसी फरीक को सुने बगैर तो कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं आ सकता, यहाँ पर तशरीह नहीं जारी हो सकती, यहाँ पर ये भी कहा जा सकता कि पार्लियामेंट का मामला है, वहीं पर ये डिसाइड होगा, वहीं पर देखा जाएगा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, आपको याद होगा कि जब ये सिक्योरिटी काउंसिल का सारा मामला हुआ था, कमेटी में बैठ के सारा खत वगैरह दिखाया गया था, सबको सारे हाजिर सर्विसेज चीफ वहाँ पर थे, तो उसमें कहा गया कि जो ज़ुबान उसके इलामी में बताया गया था कि जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है वो काबिल कबूल नहीं है, और उसको माना गया, उसकी मजम्मत की गई, तो फिर उस खत को तो फेक नहीं कहा जा सकता। तो अब क्या आगे चलकर यही खत अदालतों में दिखाया जाएगा, इसकी बेसिस पे दलाइल सुने जाएंगे, दोनों फरीकों को बुलाया जाएगा, जिन पर इल्ज़ाम आता है उनको बुलाया जाएगा, होगा क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ख़त जो है वो पब्लिक किया जाएगा। हो सकता है चीज़ों से पाकिस्तान अगर ये मामला आए तो वो ख़त अब दिखाया जाए, लेकिन इस वक्त जो राब्ता है हुकूमत का, माजी की हुकूमत कह दें, साबिका हुकूमत कह दें, अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं अभी, खालिद जावेद खान साहब, अटॉर्नी जनरल जब तक इस्तीफ़ा नहीं देंगे वो मौजूद रहेंगे, और वो उन्होंने कुछ बयानात ऐसे दिए हैं जिसकी वजह से मामला संजीदा है। जहाँ तक मामला है, जमील फारूकी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है इस वाले मामले को कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट की चीज़ों को पिक नहीं करता और बार बार रेफर करता रहा कि भाई आपका अपना मामला है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसे दे दिए थे जिनमें से एक खालिद जावेद खान का स्टेटमेंट था कि हम वोटिंग करवाएंगे, वोटिंग होगी, हुकूमत वोटिंग करवाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है कि आपने ये बातें कही थी तो आपने वोटिंग नहीं करवाई, आपने यकीन दिलाया था बाहर लाखों लोग जमा नहीं होंगे, ये जितने भी मेंबर्स हैं अंदर जाएंगे, कारकुनान किसी को रोकेंगे नहीं और ये अंदर जाके वोट कर सकेंगे और किसी भी मुनहरिफ मेंबर के खिलाफ कुछ नहीं होगा। कोई याद होगा ये सारी चीजें थी। तो जब अटॉर्नी जनरल ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही तो उसके बाद ये गारंटेड हो गई थी कि भाई वोटिंग जरूर होगी। अब जो नया सिनेरियो है जिसका आप खत का हवाला कर रही हैं और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस बात को जिस अंदाज के अंदर संजीदा लिया गया और धमकियों को लिया गया, उसके बाद एक नया सिनेरियो खड़ा हुआ। जाहिर है कि जब आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आप कोई चीज़ को इतना संजीदा लेते हैं, उसके ऊपर एक बयानिया जारी करते हैं और फिर आप नुमाइंदे को बुलाते हैं अमरीकी और उसको खत दे देते हैं वजारत खारजा, तो फौज ने, सिक्योरिटी काउंसिल के लोगों ने तो अपना काम कर दिया, उन अफसरान ने, उन अहदेदारान ने वो अपना काम कर दिया। अब मामला था कि वजीर आजम पाकिस्तान अपना काम कब करेंगे। सवाल ये उठ रहा था कि भाई अगर ये गद्दार हैं और ये साजिश में हैं तो भाई आप तो चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप कंटेनर पे थोड़ी खड़े, आप एक्शन लेना। तो कल आपको याद होगा कि FIR काटने की बात हुई थी, जब आवाम से वो टेलीफोन पे गुफ्तगू कर रहे थे तो सारे शाहपुर में इस ट्रांसमिशन में थे, तो उन्होंने कहा था कि हम FIR काटेंगे इनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो कि सहूलतकार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में मुमलिकत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, वजीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। तो उन्होंने ये बात, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं जमील, में अपनी बात पूरी कर लूं। तो जब उन्होंने कहा कि FIR काटेंगे तो वजीर आज़म पाकिस्तान, हम कई दिन से कह रहे थे कि आप तकरीरें कर रहे हैं, आवाम से बातें कर रहे हैं, टीवी चैनल से बातें कर रहे हैं, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने घबराना नहीं वाली बात इसलिए की थी कि पार्लियामेंट के अंदर उनकी ये स्ट्रैटेजी थी। अब इस स्ट्रैटेजी के बाद FIR कटेगी। जो FIA वाला मामला था, शहबाज शरीफ साहब वाला जो केस था, उस पर हुकूमत चली गई थी, कल डेट लगी हुई है, उनकी जमानत कैंसिल होती है तो शहबाज शरीफ साहब तो अंदर हो जाते हैं। तो सिनेरियो जो है वो स्ट्रैटेजी बड़ी ठीक ठाक इमरान खान और उनके एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई हुई है। अभी भी आगे आने वाले बहुत सारे सिनेरियो जैसे हैं, लेकिन इस चीज को तो हमें तस्लीम करना चाहिए एज ए कौम कि पाकिस्तान के वजीर आजम को धमकी दी गई, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उसको तस्लीम किया गया, दफ्तर खारजा ने उसके ऊपर एक्शन लिया और वजीर आजम की अलग स्ट्रैटेजी थी। अब वो कहते हैं कि FIR कटवाएंगे, तो FIR कटेंगी तो क्या होता है? जमील कहिए, आप कुछ कहना जी जमील साहब कुछ कह रहे थे। मैं फैसल अजीज साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। लेटर गेट के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं गई? गवर्नमेंट गई है ना, 6 एतराज़ात लगाकर रवाना कर दिया। मुझे हैरत होती है इस बात की, अगर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुछ कार्रवाई का कह देती तो मेरा नहीं ख्याल था कि नौबत इस नहज तक आती। उसके ऊपर 6 एतराज़ात लगाकर भेज दिए और उसमें सारे एतराज़ात में सबसे जो लेम मुझे नजर आया वो ये था कि इसका तो कोई सबूत ही नहीं है। तो उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पूरा एलामिया जारी कर दिया, ग्रेव कंसर्न्स लैंग्वेज के ऊपर कि हमारी सॉवरेनिटी को, एक सॉन स्टेट को कोई भी इस तरह के जुमलों से पुकार नहीं सकता है और डिक्टेट नहीं कर सकता है। ये कौन कह रहा है? ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है। और उसके ऊपर हमारी अदालतें उसमें एतराज़ात लगाकर उसको
निपटा दिया दरख्वास्त को, और आज इतवार है। मौरख लिखेगा, मौरख ये भी लिखेगा कि दुनिया के नक्शे के ऊपर एक ऐसा मुल्क भी था जहां पर चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जमानतें दिलाने के लिए जब भी कानून की जरूरत पड़ती थी, चोरों, डाकुओं और लुटेरों को जमानत दिलाने के लिए जब भी कानून की जरूरत पड़ती थी, कानून सत्तू पी के सोता रहता था। लेकिन जिस वक्त आपके सालमियत, मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और आपकी अपनी सॉवरेनिटी की बात आती थी, तो कानून का ज़मीर इतवार को भी जाग जाता था। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले के ऊपर कि इस मुल्क के अंदर 22 लाख से ज्यादा केसेस हैं पेंडिंग। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, ख्वातीन बेवाओं की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, 4 नस्लें जवान हो जाती हैं, केस लटका रहता है। लेकिन बाज केसेस में पता चलता है कि 1 सेकंड के अंदर खुद नोटिस हुआ और मामला हो गया। तो ठीक है, होना चाहिए, बाज मामलात के अंदर होना चाहिए, लेकिन आपको कहीं पर यह नजर नहीं आया कि आपके मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने चीख कर बताया है, जिसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल खुद साइन कर चुकी है, तीनों फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसके ऊपर साइन किए हैं। तो उसके बाद तो फिर बात खत्म हो गई ना। तो मेरे ख्याल में, मैंने एक किताब पढ़ी, एक किताब का हवाला देता हूं आपको, द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी। यह किताब विलियम निक्सन ने लिखी है अमेरिका में। वो लिखता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जिसको जिस आईनी शिक से फायदा हो रहा होता है, वो दूसरे के लिए डार्क तस्वुर की जाती है। यानी आज इमरान खान साहब को अगर आर्टिकल 5 से फायदा हो रहा है, तो वो दूसरी पार्टी के लिए द डार्कर साइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और जिस डार्कर साइड से उनको फायदा हो रहा था अपोजिशन के लिए, उनके लिए ब्राइटर साइड है और दूसरे को उसको उसमें डार्क नजर आता है। ये ब्लाइंड साइड होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, और माजरत के साथ हमारे यहाँ सियासत तीसरी दुनिया में होती ही इसी नौयत की है। राइट, उसामा गाजी ने हमें ज्वाइन किया। उसामा, आपसे एक जरूरी सवाल पूछना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल चल रही है, उसमें देखा जा सकता है ऊपर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो सिक्योरिटी काउंसिल में तकरीर कर रहे हैं, नीचे वजीर आजम इमरान खान की वीडियो है। लोग कंपेयर करना शुरू हो गए हैं, ये वजीर आजम इमरान खान ने भी वही किया है जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा था और पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर किया था। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तारीख तो सबके सामने है, हम इसको डिनाई तो नहीं कर सकते। वो चीज़ें जो होती हैं कॉन्फिडेंशियल होती हैं और बाद में पता चलती हैं कि जनाब इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ थी, और उस वक्त जो उनके खिलाफ निकल रहे थे लोग, बाद में वो भी पछताए। हमारे बुजुर्गों में भी ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि वो हमें उस वक्त पता ही नहीं चला कि वाकई जुल्फिकार अली भुट्टो तो ठीक था, ये तो सारी आलमी साजिश थी, उस वक्त नहीं पता लगा। तो ये साजिशें बनाई इस तरह जाती हैं। उसके बाद भी आप देख लें एक लंबी तारीख है, तो वो तो है। आज ये हुआ है नहीं हुआ, अब इसकी डिबेट हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का वज़ीर आज़म ये भी कह रहे हैं कि जी उसमें साबित हो गया, उसमें बात हुई थी, उसमें मिनट्स थे मीटिंग के, वो सब लिए गए थे, लिखा हुआ था कि जनाब अगर ये शख्स रहा। अब उसमें बड़ा प्रॉब्लम ये है, और वो आज सारी सूरत हाल जो बनी है ये उस वजह से बनी हुई है। अब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमारे लोग जो हमें छोड़कर गए, यानी जो मुनरिफ अराकीन हैं, उनसे लोग मिल रहे हैं, बाहर के लोग मिल रहे हैं, बैरूनी ताकतों के लोग मिल रहे हैं, सारे सबूत। अच्छा, वो डिनाई भी नहीं हो रहा। अब मुझे बताएं, एक जमात के लोग हैं वो छोड़ते हैं, उनका बाहर के सिफारत खानों से काम क्या है, उनको बुलाकर वो क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, और सारा वो गठजोड़ कर रहे हैं। अब ये चीज़ स्पीकर की रूलिंग में भी आ गई है। अब पूरी डिटेल रूलिंग जो है वो भी सामने आ गई कि जी उसमें वाजे हो रहा था कि बैरूनी हाथ है इस सारे में, इसलिए उन्होंने जनाब इसको मुस्तरद कर दिया एतमाद को। अब मामला है सारा सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना यह है कि क्या आज ही अभी जब जैसी शुरू होती है ये प्रोसीडिंग्स, तो फौरी तौर पर, क्योंकि कुछ जजेस जो हैं वो भी इस्लामाबाद में होंगे भी नहीं, कुछ के घर जाहिर है कि इस्लामाबाद से बाहर होंगे, वहाँ से आते हैं, क्या होता है, और उसके बाद क्या आज ही खुद से सुप्रीम कोर्ट यानी बगैर कुछ सुने हुए जो कुछ हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, उसी पर फैसला दे देगी या सब कुछ सुनेगी? इसमें सुप्रीम कोर्ट बार भी है, इसमें नून लीग है, इसमें पीपल्स पार्टी, इसमें हुकूमत है, सबको डिटेल में सुना जाएगा, क्या होगा? तो लग ये रहा है कि जो भी आप कर लें, अब ये मामला आगे नए इलेक्शंस की तरफ है। इसके अलावा इसका और कोई हल नहीं है। जितना भी इसको डिले किया जाएगा उतने हालात मजीद खराब। चलिए अब आगे की सिचुएशन जिस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा है हेडलाइंस में आप लोग सुन भी रहे हैं। लगारी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, नामों के लिए कहा गया है कि 4 नाम ऑपोजिशन दे, 4 नाम हुकूमत की तरफ से आएंगे और इंटरम सेटअप जो है वो बनाया जाएगा। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि फवाद साहब ने दरख्वास्त दी है ज़मानतें मनसूख करवाने की, और ये भी हो सकता है कि पीर को ज़मानत भी मनसूख हो जाए, और अपोजिशन लीडर वही हैं जिन्होंने 4 नाम देने हैं और सारा ये अमल आगे बढ़ना है। तो आप ये इंटरम सेटअप को किस तरह बनता देख रहे हैं? इसमें भी आपको लग रहा है को रखना डलेगा या फिर डिले होगा मामला? अगर आप मेहरबानी करके मुझे सुनेंगे तो आपकी बहुत नवाजिश होगी। अगर बीच में इंटरप्ट करना है तो फिर मैं ना बोलूँ। कोई कट नहीं करेगा सर, आप बोले कि मैं ना बोलूँ, पूरा सुनेंगे आपको बड़े प्यार से। पहली बात तो यह है कि कौन सी अपोजिशन, इसको तो वो तोड़ चुके हैं। अब किससे मांग रहे हैं वो
नाम। जो अपोजिशन तहलील हो गई है, जो ख़त्म हो गई है, हाउस की तहलील हो गया है, अपोजिशन लीडर ही तहलील हो गया है, इनके नज़दीक तो वो ख़त्म हो चुका है, फिर क्यों मांग रहे हैं उनसे? अब तो खुद बना दें जो चाहें कर लें, इसलिए कि पार्लियामेंट नहीं रही है, लीडर ऑफ हाउस नहीं रहा है और लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहा है, कौन सी तरीके से मांग रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, नेशनल सिक्योरिटी को बार बार रेफरेंस किया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज द नॉट कोर्ट। वो एक इदारा है, वो अपनी कोई भी राय दे सकता है, वो कोर्ट नहीं है, वो किसी को सजाए मौत नहीं दे सकता है, वो आइन को, वो असेंबली की तोड़ने को एडवाइस नहीं दे सकता है, और ना वो ये कह सकता है कि आप असेंबली जाकर तोड़ें, ना वो ये कह सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI और BNP और दूसरी पार्टियां जितनी भी हैं वो सब गद्दार हैं। नहीं कहा है उन्होंने, और अगर कहा है तो फिर DG ISPR को अगर वजाहत करनी चाहिए कि क्या ये सारी पार्टियां गद्दार हैं और इनको गद्दार करार देकर असेंबली तोड़ी गई है, इनको कहकर तोड़ा गया है कि ये लोग जो हैं इसके तहत इसके मुर्तकब हुए हैं। इल्ज़ाम यही लगा है कि ये साजिश में शरीक हैं और साजिश अमेरिका ने की है, ये अमेरिका के एजेंट हैं। इस्टेब्लिश करें क्या या सिक्योरिटी काउंसिल बतौर कोर्ट ये कह सकती है कि हाँ इस्टेब्लिश हो गया है और ये कार्रवाई हो सकती है? तो अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को आकर वजाहत करनी चाहिए कौम के सामने कि क्या उसने इस बात के लिए वजीर आजम को ये क्लीन चिट दी है कि वो असेंबली तोड़ दें। ना उनने दी है ना वो दे सकते हैं। ये इनफरादी अमल है जनाब इमरान खान साहब का, कत्तन इनफरादी। इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कोई बात शामिल नहीं है। जो कुछ उन्होंने करना था वो किया। उनने कहा कि ग्रेव कंसर्न है, उनने कहा कि ये ठीक नहीं है, और अगर उन्होंने ये कहा है तो इसके आगे की कोई बात नहीं की है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई इसका सबूत नहीं है। दोनों इन बातों को हम नहीं सुन रहे हैं, ना उस पर कान दे रहे हैं, ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, और हम ये बैठकर सोच रहे हैं कि जनाब ओहो ये तो वहां से आ गया था, इसलिए तो अब जरूरी हो गया था कि वजीर आज़म ये कार्ड खेलते। ये कार्ड गैर आईनी तौर पर खेला गया, कत्तन गैर आईनी तौर पर। आइन को एब्रोगेट कर दिया गया, आइन को अबैंस में रख दिया गया और आइन को सबवर्ट कर दिया गया है। इससे ज्यादा और कोई काम नहीं हुआ है। आज ये कार्रवाई हुई है, और मेरा ख्याल ये है कि ये जो मांग रहे हैं कि जनाब आप नाम दें, तो किससे मांग रहे हैं? आपने एक को कत्ल कर दिया, और मकतूल कैसे आपको कहेगा जो बोल नहीं सकता? खत्म हो गया है ना, असेंबली कत्ल हो गई है। फैसले साहब आपकी तरफ मैं इस पे छोटे से सर, ये तो कोई कहीं बात ही नहीं आई। किसी ने ये बात नहीं कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला है कि जाके असेंबली तोड़ दो। ये तो किसी ने कमेंट नहीं किया, कहीं पे भी नहीं चला, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे ये बात नहीं है। तो नया आइडिया है ये, कहीं पर ये बात नहीं आई। कभी भी ये बात किसी ने कोर्ट नहीं की, मैंने नहीं सुनी, मैंने पढ़ी भी नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि हाँ भाई साजिश हुई है, आप जाके असेंबली तोड़ दें और सबको गद्दार कहते हैं। ये क्यों कहेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? ये सवाल ही गलत है, ये गुफ्तगू गलत है। भाई रेफर क्यों हो रही है? मैं यही नहीं सर, ये बात उसको रेफर किया जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जर्वेशन दी है। अब क्या करते हैं? वो तोड़ देते हैं। देखिए आपकी ने बात की, मैं मुकम्मल रुका हुआ था, मैं सुन रहा था। सर गुजारिश ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास वजीर आजम ये खत ले गए, उन्होंने उसको सुना, देखा, अपनी ऑब्जर्वेशन दी। ये तो वजीर आजम का अपना इस्तेहकाक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ये स्टेप लिया, स्ट्रेटेजी बनाई, उन्होंने जो कुछ किया, जिसको कोई आईनी कह रहा है, कोई गैर आईनी कह रहा है, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस मसले को उठाकर उनकी ऑब्जर्वेशन को लेकर दो स्ट्रेटेजी बनाई गई। एक दफ्तर खारजा के अंदर आई, आपने बुलाया अमेरिकन नुमाइंदे को, आके उसको खत थमा दिया। दूसरा आपने जाके असेंबली के अंदर जो आईनी हुकूमत ने पोजीशन बनाई। लेकिन हम ये बात गलत करके, ये गलत बात है मेरा ख्याल है, ये सोच भी गलत है, इस तरीकेकार भी गलत है, जिसको हम ये जिक्र कर रहे हैं बार बार कि भाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये ऑर्डर दिया जाके असेंबली तोड़ दो, ये सारे गद्दार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सोच नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। अच्छा मैं छोटी सी बात कर दूं, वो जो सब इंतजार कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग होगी, तो जस्टिस बाकर जो हैं वो रिटायर हो गए हैं, उनके रिटायरमेंट के लिए आज डिनर है, अफ्तार है, और सारे जज साहिबान वहाँ मौजूद हैं। इस वक्त कोई ऐसी सोच नहीं है कि हम जो इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब जाके हेयरिंग करेगी और इस वाले मामले के ऊपर कोई हमें चीज़ मिलेगी। अफ्तार जाहिर अफ्तार में अब कितनी देर है इस्लामाबाद में, मुझे मेरा ख्याल है जमील फारूकी बता सकते हैं कितनी देर है। जी जमील, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी तकरीबन कोई 40 मिनट्स रह गए हैं अफ्तार में। अच्छा मैं ये कह रहा था इंतहाई एहतराम के साथ जनाब लगारी साहब से कि उन्होंने कहा कि ये हुकूमत अपोजिशन से 4 नाम क्यों मांग रही है, ये तो वही हैं जिनके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ये गद्दार हैं। तो मैं एहतरामन सिर्फ उनसे ये पूछना चाहूँगा कि हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही थी आज से 3 दिन पहले तक उन तमाम लोगों के ऊपर कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है,
और फिर अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि स्टेप डाउन कर जाएं प्राइम मिनिस्टर, जब हमारा नया वजीर आजम बन जाएगा तो वो तहकीकात करेगा। तो जब गद्दार या कत्ल करने वाला मुबैना तौर पर अब कत्ल होने के बाद, किसी के कत्ल होने के बाद उस कातिल से तहकीकात कराई जाए तो वो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन अगर उसी से कोई 4 नाम मांग रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दिस इज समथिंग अनयूजुअल सर। तो अपनी जात के लिए तो हर बंदा अपनी सियासत के लिए तो करता है सियासत, लेकिन जब 2 डबल स्टैंडर्ड्स हम रखते हैं एक ही बात के अंदर, तो दैट इज समथिंग अनफेयर सर। मेरा तो ये मानना है। जी लगारी साहब, मैं ये कहता हूँ कि ये असम्बली को तोड़ दिया गया है। जब असम्बली को तोड़ दिया गया है तो अब लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस नहीं रहे। इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जिसको मैं दो पार्टीज के तो हेड्स हैं ना सर, एक पीपल्स पार्टी के हैं और वो दूसरे जो है ना नहीं, वो पार्लियामेंट आईन ये कहता है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से कायदे ऐवान नाम मांगेंगे और वो मिलकर तय करेंगे कि कौन वज़ीर आज़म होगा। चले वो असेंबली टूट गई तो वो नहीं होता, सदर मुमलिकत है और नहीं रहे। सर एज पर द रीसेंट फॉर्मूला तो कायदे ऐवान हो गए हैं ना। शहबाज शरीफ साहब तो अयाज सादिक साहब ने तो पकड़ रखी थी किसी स्पीकर की। यार क्या पता लेके आए वो तो बने हुए कायदे ऐवान, हम तो लेके जा रहे हैं, आप उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कह रहे हैं सर। दुनिया में कहाँ होता है सर, दुनिया में ये कहाँ होता है? अगर आज मैं अपने आप को जो बाइडेन समझने लग जाऊं और आज मैं अमेरिकी सदर की कुर्सी पर बैठ जाऊं तो क्या मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाऊंगा? तो मैंने मान लिया उस कार्रवाई को कि आइन के मुताबिक हुई है। मैंने कहा है कि मैंने उसको रेफर किया है जिसमें लाइटें बंद थी। कह रहा हूं कि ख्यास है खत्म हो चुकी असेंबली, जिसके बारे में जो कहा गया है उसके बाद वज़ीर आज़म ने असेंबली खत्म हो चुकी है और आप ये कह रहे हैं कि नहीं। इसका एक और आईनी रास्ता है, अगर 4 नाम 2 नाम 3 नाम 1 नाम नहीं आते, सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार है, सदर मुमलिकत किसी भी पाकिस्तानी को वजीर आजम नहीं बना सकते हैं, केयर टेकर के तौर पे बना सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये इख्तियार है, अगर नाम नहीं जाते हैं तो वो कर सकते हैं। जी वापस आएंगे ट्रांसमिशन की तरफ। और सवाल किया था तलहा ने उसामा गाजी से, तो मैं चाहूंगी उसामा आप कंटिन्यू करें, आप जवाब दीजिए। सवाल यह था उसामा के व्हाई इज डीजी आईएसपीआर मिसिंग फ्रॉम द एक्शन? इसलिए कि इस एक्शन में आना उनका काम नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, वज़ीर आज़म इतनी बातें कर चुके हैं। अच्छा, कुछ सहाफ़ी पर्सनली उनको मैसेज करके पूछ रहे हैं जिस पे उन्होंने जवाब यही दिया है कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। कौमी सलामती को खतरा है, पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कौमी सलामती को खतरा है, उसमें तो आना चाहिए उन्हें। देखिए वो फिर उन्होंने इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का तर्जुमान तो नहीं है, जो बात हो गई वो उसी को अब सामने रख रहे हैं, उसी को वो लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद अब आगे ये देखना है कि किस तरह से इस चीज़ को परसू करना है। उसमें ये डिसाइड हुआ था शायद कि जी अब इस पर प्रोटेस्ट किया जाए, प्रोटेस्ट तो वो कर दिया गया। अब इससे आगे जाना है, हुकूमत का काम है, देखना है क्या करना है। अगर अमेरिका का हाथ है जी तो अब जाकर क्या अमेरिका से जंग करनी है कि जी वो डिक्टेट कर रहे थे? हमने तो अपना देखना है ना कि हमारे यहाँ कौन कौन इस्तेमाल हुआ। जाकर अमेरिका से प्रोटेस्ट ही हो सकता है कि आप यहाँ हुकूमतें गिराने के पीछे यहाँ लगे हुए हैं, ये मत करें। यही किया जा सकता है कि ऐसे ना करें कि आपके कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। वहां का तर्जुमान क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी हमने बड़ी बारीक बीनी से हम देख रहे हैं। अच्छा देखिए, अब जो सिचुएशन बन गई है ना उसामा, अब सारी कौम की नजरें 2 चीजों पर है। एक तो ये कि अब हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं वो किस तरह इस मामले को देखते हैं, या फिर अदालत क्या तशरीह करती है, क्या बताती है, क्या ये गैर आईनी अमल था, इसको रिवर्स बैक किया जाए, या फिर ये ठीक था, आईनी था, ये ऐसे ही चलेगा। एक तो ये मामला। दूसरा मामला है आगे है अब इलेक्शन सर पर, गालिबन मेरा ख्याल है जून तक इलेक्शन फिर होगा। अगर लगारी साहब आप मेरी तस्दीक करें, मुझे ये बताएगा कि आपको क्या नजर आ रहा है, अपोजिशन का मौकिफ अब क्या होगा इस इलेक्शन के लिए, और गवर्नमेंट का मौकिफ क्या इसी बयानियों को लेकर चला जाएगा कि भाई ये साजिश हुई थी, हमें गिराने की कोशिश की गई थी, हमारी डायरेक्शन ठीक है, हम बहुत कुछ ठीक करने जा रहे हैं, आप हमें वोट दें। लगारी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो कार्रवाई हुई है उसके बाद हम उसको भी पेश नज़र ज़रूर रखें। जब ये असम्बली को तोड़ने का ऐलान किया गया वज़ीर आज़म की तरफ से, या उससे पहले जो इजलास एडजर्न किया गया, तो डिप्टी स्पीकर ने इजलास को एडजर्न नहीं किया और यहाँ वो सस्पेंड ना कर सकते थे ना किया, उन्होंने जो है एडजर्न किया। एडजर्न करने के बाद सरदार अयाज सादिक बैठ गए। सरदार अयाज सादिक को पैनल ऑफ द चेयरमैन में शामिल किया गया था। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ना होते तो उनकी गैर मौजूदगी में
सदार अयाज सादिक को सदारत करनी थी, वो इसलिए डिप्टी स्पीकर चले गए, उन्होंने सदारत इजलास की शुरू कर दी। और उसके बाद जो कार्रवाई उनकी होती रही है, उस कार्रवाई में जितने कुछ भी हुआ है, अगर ये रिस्टोर होता है और इसी के मुताबिक उन्होंने अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाया है या नो कॉन्फिडेंस पर वोट कराया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसका रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा और इसको देखा जाएगा। मेरे ख्याल में ये अगर इसको हाउस की कार्रवाई को चैलेंज नहीं कह सकते, तो फिर ये हाउस जो है वो तारीक अज़म एतमाद को वो कर चुका है, यानी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस करारदाद को कामयाब करा चुका है और उसमें वज़ीर आज़म उस वोट लेने में नाकाम रहे हैं। ये है वो सूरत हाल, क्योंकि उस वक्त जो तहरीक थी वो 195 से उन्होंने इसको मंजूर किया है। तो क्या इस सूरत हाल में क्या होगा? आइन का आर्टिकल 195 ये कहता है कि आप उस बिजनेस को ख़त्म कर ही नहीं सकते जब तक कि आप वोटिंग ना करवा लें, ये 195 कहता है। और अच्छा 176 या 177 जो भी था वो अरकान ने वोट दिया। तो ये सूरत हाल मुझे बताएं, आइन ये कहता है कि आप जो इजलास बुलाया गया है तारीख अदम एतमाद के लिए, उस इजलास को आप एडजर्न नहीं कर सकते हैं ता वक्त कि वो वोटिंग ना हो जाए। ये तो आइन का रास्ता है ना, और आइन ये मुझे अगर गुजारिश कर दें, ये फुटेज चल रहा है इस वक्त, ठीक है, इसमें डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे रहे हैं, उसके बाद वो वाला फुटेज पे चला सकते हैं जिसमें अयाज सादिक साहब जिस हवाला जो लगारी साहब हवाला दे रहे हैं, देखिए उसमें कोई असम्बली का स्टाफर, कोई डिप्टी, कोई सेक्रेटेरिएट का आदमी, कोई डायरेक्टर आदमी, कोई भी उस इजलास को जो कि अयाज सादिक साहब ने कंडक्ट कर लिया जिसमें अपोजिशन के लोग बैठ गए, कोई बत्ती बंद करने के अलावा कोई बंदा मौजूद है? ये भाई इजलास होते हैं, इजलास माइक ऑन करने वाला, ऑफ करने वाला, रिकॉर्ड करने वाला, असेंबली के अंदर बोलने वाला, उसके सारे इस इजलास को, ये जो इजलास थी जो फुटेज, मान लेने देना 1 मिनट के लिए शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, 1 मिनट रुके तो सही, जमील 1 मिनट रुके, जमील 1 मिनट रुके, ये फुटेज चला दिया। अब देखें आगे सीटें खाली हैं, आगे सारी सीटें खाली हैं। अयाज सादिक साहब ये एहतिजाज के तौर पर उन्होंने किया है, इसको हम संजीदा लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हो गया है और इसके तहत वो वजीर आजम बन गए हैं और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग देगी। नहीं बन गए हैं वो, ना उनके हक में वोटिंग हुई ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने वोट लिया है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने कॉन्फिडेंस का वोट लिया है या लीडर ऑफ द हाउस हो गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अकेले बैठे हाउस ने ये वोटिंग, सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि क्या दौर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये अब मांग रहे हैं कि नून लीग का बंदा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए। क्या दौर आ गया? इससे भी बदतरीन दौर आ गया है, इससे भी दौर आ गया है कि जमहूरियत के अलंबरदार कह रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे मार्शल्लाह लगाने वाले, आके मार्शल्लाह लगाएं। हाँ, वो भी इंतजार हो रहा है, जमहूरियत के अलंबरदार। मुझे नहीं समझ में आता कौन सी आईनी शेख के तहत मुझे जमहूरियत के अलंबरदार है, कटने मरने को तैयार है, वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कहां हैं वो लोग पावर बेरर। तमाम इदारे पाबंद हैं, जब आइन को एब्रोगेट किया जाए तो उसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पाबंद है। तमाम इदारे पाबंद हैं, जब आइन को एब्रोगेट किया जाए, जब आइन को सबवर्ट किया जाए, जब आइन को बेंच में रखा जाए, तो तमाम इदारे इस बात के पाबंद हैं। और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए आई है, हम ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए आई है कि वो जो है पाबंद है कि आइन का दिफा करे। आइन को तोड़ दिया गया है, आइन को एब्रोगेट कर दिया गया है, आइन को तोड़ दिया गया है। एक सेकंड रुकेगा जमील, आप भी रुकेगा, एक सेकंड रुकिएगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है और माहिर कानून हमारे इसका ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। एतजाज एहसन साहब ने में ज्वाइन किया। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एतजाज साहब मुझे ये बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से इस मामले को अब अदालत में देखा जाएगा? क्या कोई इंटरिम ऑर्डर आ सकता है, कोई तशरीह आएगी या फिर फरीकैन को सुना जाएगा, होगा क्या? अगर अदालत किया गया है तो फरीकैन और अदालत सुनती है तो फरीकैन को सुने बगैर तो नहीं फैसला करेगी। ये तो अदालत का मरकजी काम है। क्या फैसला क्या होता है, क्या अहाता होता है इस के मुकदमे का, वो तो मैं कह चुका हूँ, कहता हूँ हर वक्त कि पाकिस्तान में फांसी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। अदालतों का भी वही आलम है और अदालतों की ऑब्जर्वेशन तो अक्सर दफा कुछ होती है और फैसला कुछ और आ जाता है, तो इतना उससे नहीं जाना चाहिए। जो रूलिंग दी है
खिलाफ आइन है, क्योंकि रूलिंग उन्होंने दी है एक करारदाद पे। करारदाद को आप करारदाद मोशन या तहरीक नहीं होती, उससे एक दर्जा ऊपर चली गई होती है। और हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस वो बन चुकी थी, क्योंकि उसके उसको 25% 1/4 मेंबरशिप में उसको बाकायदा पेश किया था, तो उसको इस तरह फारिग नहीं किया जा सकता था। अब इस मामले में ये होगा वैसे केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, और अदालत ने अगर ले लिया है तो इस किस्म का प्रेसिडेंट मुझे नजर नहीं आता जहाँ कि कोई नेशनल सिक्योरिटी बॉडी हो जो कि पार्लियामेंट से बाहर हो और उसकी कोई रिपोर्ट आई हो और उसके पार्लियामेंट ने मनोवन उसको तस्लीम करते हुए अपनी कार्रवाई तब्दील कर ली हो, या कोई ऐसी अहम किरदार करारदाद उसको वापिस ले लिया हो या खत्म कर दिया। पर देयर इज ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम, और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जो अब मीडिया ही बता रहा है बता दिया है और वो अपने हाथ में ले रहे हैं कि मीडिया से सुनी हुई बातें हैं और मेरी तो एतजाज साहब, जैसा कि आपने कहा है कि आप स्पीकर की रूलिंग को खिलाफ आइन समझते हैं, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि फिर इसको मतलब इस अमल को यहीं पर रोक दिया जाए, रिवर्स बैक कर दिया जाए, अंडू करने का कहा जाए, पॉसिबिलिटी है? हाँ, ये तो पॉसिबिलिटी है, यही तो मांगेंगे जो ये पिटिशनर अपोजिशन वाले हैं, वो तो यही दागरसी उनकी तो इसी तरह ही होगी ना, उनकी फरियाद तो यही होगी, तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन कर सकती है। अच्छा चौधरी एतजाज साहब, आप एक छोटा सा बहुत ही टेक्निकल मामूली सा सवाल है, वो ये कि अयाज सादिक साहब ने सदारत की, जब ये मामला खत्म हो गया, हुकूमत ने कर दिया, डिप्टी स्पीकर ने कह दिया, उसके बाद आपकी पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सारे अपोजिशन के लोग बैठ गए और एक इजलास की कार्रवाई हुई है। वो इजलास की कार्रवाई लीगल है? मैंने उसका सुना नहीं है, मैं इस वक्त मोटरवे पे हूँ, 2-2.5 दोहरा दीजिए सवाल। अच्छा नहीं, मैं जो साहब ये पूछ रहा हूं कि ये जब ये कार्रवाई हो गई, हुकूमत ने कर दिया और उसके बाद स्पीकर ने रूलिंग दे दी, उसके बाद अपोजिशन ने एहतजाज किया और अयाज सादिक साहब, सरदार अयाज सादिक साहब की चेयरमैनशिप के अंदर वो स्पीकर बने और पूरा एक इजलास हुआ, कोई 1.5 घंटे तक चला, जिसमें अपोजिशन के सारे मेंबर्स थे, उसके अंदर उन्होंने सारे स्टेप्स पूरे किए और वो उसके बाद वो बड़े मुतमईन होकर गए कि हमने इजलास की कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। आप क्या समझते हैं, ये जो प्रोसेस था ये लीगल है? ये डिपेंड करता है कि दो तीन चीजें जरूरी होती हैं हाउस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जी। एक तो कोरम होना चाहिए, दूसरा कोरम के अलावा वो जो प्रिजाइड कर रहा हो साहब, वो या स्पीकर हो या डेप्टी स्पीकर हो या उस दिन के चेयरमैन या जो स्पीकर जिन्होंने प्रिजाइड करने वालों में से एक हो। अगर याद सादिक साहब का नाम वो क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से नहीं है तो प्रिजाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनका नाम उस दिन के चेयरमैन में किसी वजह से उनका है तो ये वो प्रिजाइड भी कर सकते हैं। जी, उनका नाम था उसमें लिस्ट में नाम था जो स्पीकर ने बताई थी, वो पैनल ऑफ द चेयरमैन में शामिल थे। पैनल ऑफ चेयरमैन या पैनल ऑफ चेयरमैन जो तो वो नाम उनका था पैनल ऑफ चेयरमैन में, सरदार अयाज सादिक का। अच्छा, तो वो अगर उन्होंने अब सिर्फ इसलिए इसमें ये है कि किस तरह बुलाया जा सकता है एक हाउस की सिटिंग को, सेशन को, सारे मेंबर्स को नोटिस अच्छा हुआ एतजाज हसन साहब जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि दो मैटर्स हैं। एक तो लेटर गेट के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो एतराजात लगाए और उसके बाद कहा कि क्योंकि ये पार्लियामान का मामला है तो पार्लियामान इसको संभाले या एनएससी में इसको ले जाया जाए। दूसरा,
जब सदारती रेफरेंस भेजा गया इंटरप्रिटेशन के लिए, तो उसके बारे में भी यही बात आई कि क्योंकि मामला आईनी है तो पार्लियामान इसको संभाले। तो मुझे यह पूछना है कि स्पीकर की जो रूलिंग है उसको वाकईतन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? जी, चैलेंज किया जा सकता है। इस पे डिपेंड करता है कि वो रूलिंग उसके इख्तियारात से तजावुज़ तो नहीं करती। अगर मिसाल के तौर पे स्पीकर रूलिंग दे देता है कि मेरे दाईं तरफ जो आदमी खड़ा होता है इसको बाहर निकाल के, हाउस से बाहर निकाल के और जूते मारने शुरू कर दो, और वो रूलिंग और उसको लोग मारना शुरू कर देते हैं जूते, तो वो कोई रूलिंग तो नहीं, वो रूलिंग भी होगी और गलतम भी होगी, नाजायज गलत भी होगी। तो ये तो देखना होता है कि स्पीकर या किसी भी अथॉरिटी जब कहा जाता है कि उसकी डिसीजन फाइनल होगी, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो जो भी फैसला करते हैं वो फाइनल होगा। वो अपने इख्तियारात के मुताबिक और उस दायरे में रहकर जो फैसला करेगा उसके फाइनल होने का इम्कान है। उस पर भी एतराज़ात हो सकते हैं, पर वो मतलब यही होता है कि अपने इख्तियारात के दायरे में रहकर जो ये फैसला करेगा वो फाइनल होगा। मगर अगर वो भी तस्नीयती पे करे, वो भी किसी लालच से करे, किसी रिश्वत पे करे, तो वो भी नहीं, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, तो अगर सबूत दिखाया जा सके तो। एजाज साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। पहले जब आइन तोड़ा जाता था तो शायद यूनिफॉर्म में तोड़ा जाता था, आज एक सिविलियन लीडर ने आइन तोड़ा है, तो क्या आप समझते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी इज गेनिंग ग्राउंड्स? नहीं, इस तरह से सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं आती, नहीं, कोई नहीं। डिसएग्री किया तय कौन करेगा आइन टूटा है कि नहीं टूटा है? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा देनी चाहिए। सवाल ये तो असल में सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी। सही। और सुप्रीम कोर्ट के कई दफा मुतजाद फैसले भी आप निकाल के दिखा सकते हैं। तो ये कहना कि क्या होगा फैसला, मेरी बात मैं पहले से अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। अच्छा, कल रात को जब आप सब सोए थे, आपको ये कोई ख्याल था कि आज ये हो जाएगा जो आज जो कुछ आज हुआ है? तो पाकिस्तान में यू कैन प्रेडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। एजाज साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जब सियासी मसला होता है तो सुओ मोटो संडे को भी आ जाता है, जब अवामुल नास का मसला होता है तो फिर इंतजार करते रहो, क्यों? वाह, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, वो करें। आवाज नहीं आई, लेकिन क्या कहा आया? क्या कहा गया? बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब। जमील का था। अच्छा, जमील का था ना। अच्छा, उनको आवाज नहीं गई, आप जी। एजाज साहब, सवाल ये था कि सियासी मसले पे सुओ मोटो संडे को भी आ जाता है, अवामुल नास के मसाइल के ऊपर सुओ मोटो का इंतजार ही होता रहता है। ये आपकी बात, ये बात अगर आपने की है तो ये भी पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन कोई नहीं की जा सकती। ऐसा भी हुआ है कि हमजा शहबाज साहब को इतवार को बेल मिली, बेल बिफोर अरेस्ट को पेश भी नहीं हुए और बेल बिफोर अरेस्ट मिल गई। और भी मैं नाम में बहुत सारे ले सकता हूँ। बहुत कुछ होता रहता है जो कि बताने लगूं तो वो लंबी दास्तान ही हो जाएगी। सही। और ये संडे को इतना बड़ा वाकया अगर हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल को अजीब बात है अगर सुप्रीम कोर्ट खोल दिया जाए और चीफ जस्टिस संडे को भी एक मामला जहाँ पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया हो अल्टीमेटली, ये कोई नामुनासिब इतनी बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर कानूनदान एजाज हसन हमारे साथ मौजूद थे। फैसल साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज। असल में हम सबको बस दुआ करनी चाहिए। पहला रोज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जल्दी तशरीह हो जाए और उस पहले तशरीह के बाद हमारे जो कायदीन है तमाम सियासी जमातों के वो तमाम। फैसल भाई, इसको जरा लाइटर नोट पे ले जाते हैं। असल में ना, मैं अपनी बात कर लूं, आप लाइटर नोट पे बात कर लेना। हमारी जो सहरी होगी ना, हमारी जो सहरी होगी, बिलावल ने कहा था वो पुराने पाकिस्तान में होगी, रफ्तारी नए पाकिस्तान में होगी। तो सही हो गया। असल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। सुप्रीम पहली और सहरी, दूसरी, चौथी, पांचवी सहरी का मामला नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। उसके बाद हमें मालूम होगा इमरान खान कहां खड़े हैं, हमें मालूम होगा पाकिस्तान किस सिम जा रहा है। और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि ये तशरीह जरा जल्दी बिल्कुल हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका फैसल, अजीज साहब, नज़ीर लगारी साहब, उसामा और जमील फारूकी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब ये मामला अदालत में चला गया है, सोमोटो ले लिया गया है। देखते हैं क्या आगे चलकर होता है। अलबत्ता फिलहाल 15 दिनों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान है
और ये सिस्टम आगे चलकर कैसे तब्दील होता है, दुआ यही है। दुआ यही है तमाम पाकिस्तानियों से कि इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर और इसके शेख रशीद मुस्तकबिल तो की बोल खातिर के गए कि रोजा भी है, 15 दुआ दिन जरूर वज़ीर कीजिएगा आज़म कि अच्छा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सही। अल्लाह हाफिज। चलिए, Until अल्लाह then. हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।